आप सभी का दस्तक कोचिंग वाराणसी के ऑनलाइन क्लास में हार्दिक स्वागत है। आज हम देखिए बात करने वाले हैं करंट अफेयर की, जो कि यूपी ट्रिपल एससी एग्जाम की दृष्टि से जो है इसमें कवर किया गया है। तो इससे पहले आपने देखा था कि हमने जो है राष्ट्रीय परिदृश्य में देखा था कि पूरे भारत में कौन कौन सी घटनाएं हुई थी। आज हम देखेंगे कि पूरे इंटरनेशनल लेवल पे हमारे एग्जाम की दृष्टि से कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं और कौन कौन से नहीं बनते हैं, उसको हम स्किप कर देंगे। मैं बार बार बोलता हूं कि आपको ये लेके चलना है कि हमारे एग्जाम की दृष्टि से क्या महत्वपूर्ण है। ये नहीं है कि आप हर चीज एक तरफ से पढ़ते ही जाएं, किस चीज पे ज्यादा ध्यान देना है, किस पे कम ध्यान देना है। तो चलिए बात ज्यादा ना करते हुए काम पे ध्यान देते हैं और आपको बताते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में इससे बन सकते हैं और किस पे हमको ध्यान देना है। देखिए यहाँ पे अगर देखेंगे तो सबसे पहली जनसंख्या की बात आई है, स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन। ये देखिए 2023 का जिक्र हुआ है। इसमें आप देखेंगे तो इसमें ये बताया गया है और ये किसके द्वारा जारी किया गया है तो ये भी जानते रहिए, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के द्वारा, जिसका जो है इंग्लिश में नाम है UNFPA, यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड, इसका नाम है, ये जारी करता है। ठीक है, अब इसने जारी क्या किया है, इसने ये बताया है कि जनसंख्या के दृष्टि से मध्य 2023 तक जो है जो 5 जो है महत्वपूर्ण देश हैं उनमें भारत पहले स्थान पे है। भारत को इन्होंने बताया है कि ये शीर्ष पे है 142.86 करोड़ के साथ। दूसरे नंबर पे पूछे तो चीन है। तीसरे नंबर पे संयुक्त राज्य अमेरिका है 34 करोड़ के साथ, इंडोनेशिया है और पाकिस्तान। तो आपको याद रखना है किसके अनुसार, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के अनुसार किसकी जनसंख्या सर्वाधिक बताई गई है, तो आप याद रखेंगे भारत। दूसरे नंबर पे चीन, पहले चीन था अब भारत। बस इतना आपको याद रखना है। जारी कौन करता है, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष। और इससे आगे आपको ज्यादा एग्जाम में जानने की जरूरत इससे नहीं है। विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट पूछा है तो जाहिर सी बात हम पहले ये जान लेंगे कि पहले नंबर पे कौन है, हमारा देश किस नंबर पे है, बस उतना हमको जरूरत है इससे। तो यहाँ पे जान लीजिए कि शीर्ष पे है फिनलैंड और दूसरे पे है डेनमार्क। कभी कभी दूसरा पूछता है लेकिन रेयर में पूछता है। तो पहले पे फिनलैंड, दूसरे पे डेनमार्क और सबसे लोएस्ट नंबर पे है अफगानिस्तान और भारत का रैंक है 126वां। तो ये 1 to 6 जो है प्रसन्नता के मामले में, खुशहाली के मामले में सबसे नंबर 1 पे फिनलैंड है और सबसे जो है लास्ट में अफगानिस्तान है और हमारा जो देश है वो 126वें नंबर पे। बस ये स्कोर वगैरह आपको नहीं याद रखना है। आगे देखिए, इसका जो है पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पे भेज दूंगा, उसमें भी आप देख सकते हैं। देखिए दिया है भारत और जापान। देखिए भारत और जापान में जो है देखेंगे तो G7 का जो अध्यक्ष है वो जापान था 2023 में। G7 का अगर आपसे अध्यक्ष पूछे 2023 में तो कौन था, तो कहेंगे सर जापान। और G20 का अध्यक्ष अगर 2023 में पूछे तो काफी फेमस, इसमें देखिए भारत में चर्चा भी है, तो कौन है, भारत। G20 भारत और G7 जापान। ठीक है, अब देखिए और चीजें क्या आपको याद रखनी है। प्रथम भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन, पहली बार ऐसा हुआ है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया क्या किए हैं, सालाना जो है शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ है। ये कहां पे हुआ है, नई दिल्ली में। कहां पे हुआ है, नई दिल्ली में। कौन कौन हिस्सा लिए हैं, तो दोनों देशों के जो है प्रधानमंत्री। आपको याद रखना है, प्रथम ऑस्ट्रेलिया का अगर जिक्र आए वार्षिक शिखर सम्मेलन की तो आयोजन जान लीजिए कि राष्ट्रीय राजधानी जो हमारी दिल्ली है वहां पे हुआ था, दोनों देशों के प्रधानमंत्री, बस इससे ज्यादा नहीं। आगे क्या है, देखिए डीकिन विश्वविद्यालय। अब ये क्यों महत्वपूर्ण है, चूंकि ये ऑस्ट्रेलिया का विश्वविद्यालय है और इसने अपनी शाखा जो है कहां खोलने वाला है, भारत में। और भारत में ऐसा पहली बार होगा जब कोई विदेशी जो है विश्वविद्यालय अपना क्या करे, शाखा खोले, इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो डिकिन विश्वविद्यालय नाम सुन याद रखिएगा। और देखिए क्या चीज याद रखना है, भारत जापान जो है 2023 में क्या मनाने का लक्ष्य रखा है या क्या मनाने की घोषणा की है, तो भारत जापान पर्यटन वर्ष, टूरिज्म जो है ईयर मनाने का क्या किया है, जो है घोषणा किया, अनाउंस किया है। और क्या है, चूंकि देखेंगे 2022 तक तो भारत जापान के जो संबंध है राजनयिक वो 70 साल पूरे हो गए हैं उसी उपलक्ष्य में। आगे देखिए आपको क्या याद रखना है, जो 42वां आसियान शिखर सम्मेलन हुआ था वो हुआ था इंडोनेशिया में। कहां पे, इंडोनेशिया। आपसे पूछे आसियान शिखर सम्मेलन 42वां कहां है, तो बता देंगे इंडोनेशिया में। और क्या आपको याद रखना है, देखिए 13वीं जो है विश्व व्यापार संगठन WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की जो मंत्री स्तरीय बैठक है वो कहां आयोजित हुई है, तो कहेंगे कि ये जो है अबू धाबी, संयुक्त अरब अमीरात में। ठीक है, ये कब होगा, 2024 में। आगे देखिए क्या याद रखना है आपको, वैश्विक आतंकवाद अगर सूचकांक में देखा जाए, आतंक के क्षेत्र में देखा जाए तो इसमें आप देखेंगे कि इसको पहली बार जारी करता है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, ये तो इसको जारी करता है। और इसमें क्या है, इसमें देखेंगे तो सबसे जो ज्यादा प्रभावित है देश आतंकवाद से वो पहले नंबर पे है अफगानिस्तान, और हमारा जो देश है वो 13वें नंबर पे, किस पे है, 13वें नंबर पे है, बस इतना याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ पे है अंतरराष्ट्रीय शस्त्र हस्तांतरण प्रवृत्तियां के मामले में। कहने का मतलब कि जो गोला बारूद, ये सैन्य उपकरण जितने भी हैं, हेलीकॉप्टर से लेके राइफल से लेके हर चीज, इसका जो है कितने देश मंगाने में नंबर 1 पे है और कितना बेचने में नंबर 1 पे है, माने आयात और निर्यात की दृष्टि से। तो सबसे बड़ी चीज कि इसका जारी, इसको कौन करता है, तो स्कॉट होम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसे शॉर्टकट में SIPRI बोलते हैं। अब पहले हम देख लेते हैं कि कौन ज्यादा दुनिया में बेचता है, तो बेचने वाले में है देखिए अमेरिका नंबर 1 पे, दूसरे पे रूस है और तीसरे पे फ्रांस, बस इतना आपको जानना है। चौथे पे है चीन। अब देखिए खरीदने में कौन है, मंगाने में, तो भारत हमारा नंबर 1 पे है। इतना जान लीजिए कि हमारा देश जो है हथियार खरीदने में या मंगाने में क्या है, नंबर 1 पे है। और सब मंगाने में चीन जो है 5वें नंबर पे है, और वहां पे देख रहे थे बेचने में चौथे नंबर पे चीन था। तो इतना आप क्या करेंगे, जानते रहिए। आगे देखिए क्या है,
95वां 95 जो ऑस्कर पुरस्कार हाल ही में हुआ था, काफी चर्चा में रहा है। तो पहले तो हम ये जान लेंगे कि जो ये 95 जो ऑस्कर पुरस्कार हुआ था, इसमें जो है सर्वाधिक 7 पुरस्कार प्राप्त करने वाली जो फिल्म है, सबसे ज्यादा जो है बार, वह है एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। ये नाम याद रखिएगा, एवरीवेयर एवरीथिंग ऑल एट वंस, ये याद रखिएगा। जो ये जो हुआ था पूरा जो है, ये हुआ था यूएसए में। कहाँ हुआ था? यूएसए में, अमेरिका में। और इसमें क्या याद रखेंगे? इसमें याद रखेंगे जो मैंने अभी भी नाम बताया कि एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस, ये सबसे ज्यादा नामांकित होने वाली क्या है? फिल्म। एक नाम ये याद रखेंगे। अब इसमें और क्या पूछ सकता है कि इसमें ये पूछ सकता है कि सर्वश्रेष्ठ निर्देशन का पुरस्कार किसे मिला है? तो डेनियल क्वान और डेनियल स्किनर्ट को। अब देखिए ये निर्देशक हैं, और अगर अभिनेता पूछे तो ब्रेडन फ्रेजर। कौन बताएंगे? ब्रेडन जो है फ्रेजर है द व्हेल के लिए। और अभिनेत्री पूछे तो मिशेल यो हैं, जो भी मैंने बताया, जो मूवी सर्वाधिक 7 बार नामित हुई है, एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस, ये याद रखिएगा। और डॉक्यूमेंट्री फुल आपसे फीचर फिल्म पूछे तो नोवेली है, ठीक है। आगे देखिए, इधर आपको नहीं याद रखना है, आपको ये याद रखना है कि सर्वश्रेष्ठ अगर शॉर्ट फिल्म की बात की जाए तो द बॉयज, द मोल, द फॉक्स एंड द हॉर्स है, ठीक है। अब आगे देखिए जो हमारे लिए खास इंपॉर्टेंट है, ये तो हो गया कि कौन है, द एलिफेंट विस्पर्स। ये देखिए जो द एलिफेंट जो है विस्पर्स है, इसको देखेंगे तो इसको जो है क्या हुआ है, भारतीय प्रोडक्शन कंपनी द्वारा निर्मित किसी फिल्म को जो है ऑस्कर पुरस्कार प्राप्त हुआ है। ये पहली बार इतिहास में हुआ है कि भारतीय प्रोडक्शन की कंपनी है, भारत की कोई फिल्म बनाने वाली कंपनी है, जिसे जो है ये अवार्ड मिला है। तो याद रखिएगा उस फिल्म का नाम है, उस चीज का नाम है द एलिफेंट विस्पर्स। और इसमें देखेंगे कि कहानी कभी कभी जिक्र पूछ देता है, नाम पूछ देता है, तो बच्चे रघु की कहानी है इसमें, ठीक है। हाथी के अनाथ बच्चे रघु की क्या है? कहानी है। और ये आदिवासी जोड़े जो है बोम्मन और वेल्ली तथा मुदुमलाई टाइगर रिजर्व में रहने वाले जो है, इस रघु की कहानी है। निर्देशक इस फिल्म के कौन है जिसको ऐसा हुआ है, कीर्तिमान हासिल हुआ है? तो कार्तिकी गोत्साल्वेस। और एक चीज और ध्यान रखिएगा इसमें और क्या याद रखना है, जो सबसे ज्यादा फेमस और भी था इसमें, नाटू नाटू जो सॉन्ग है, ट्रिपल आर मूवी का, आप जानते होंगे काफी फेमस है। ट्रिपल आर मूवी का जो नाटू नाटू सॉन्ग है, इसको भी क्या मिला है? अवार्ड मिला है। और आपको पता है कि संगीत श्रेणी का जो ऑस्कर है, देखिए इसमें देखेंगे जो तेलुगु भाषा का ये गीत है नाटू नाटू, इसके अगर गीतकार पूछे तो चंद्र बोस। और इसके संगीतकार कौन है? तो ये है S.M.M. किरवानी, ये नाम याद रखिएगा, M.M. किरवानी। और इसमें जो दोनों ये आपके एक्टर थे, रामचरण और जूनियर NTR, ये है, ठीक है, पर फिल्मांकित है ये। और इसमें देखिए गायक कौन कौन थे? तो राहुल सिपलीगंज और काल भैरव। और अगर देखिए निर्देशक आपसे पूछे कि ये ट्रिपल आर मूवी जिसमें नाटू नाटू सॉन्ग को ये मिला है अवार्ड, तो S.S. राजामौली, S.S. राजमौली, ये काफी फेमस जो है आपके क्या है? निर्देशक है। आगे देखिए क्या है, जो जॉर्जिया मेलोनी है, ये इटली की प्रधानमंत्री है पहली बार, और ये भारत की क्या है? यात्रा पे आई हैं। तो ये याद रखिएगा 2023 के मध्य में हो जाएगा। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि 2023 के मध्य में या मार्च 2023 में इटली की कौन सी प्रधानमंत्री या इटली की वो प्रधानमंत्री का नाम बताइए जो कि भारत के दौरे पे आई थी राजनीति? तो जॉर्जिया मेलोनी। आगे देखिए क्या याद रखना है, यहाँ पे दीपिका पादुकोण, मैंने बताया कि जैसे 95 जो ऑस्कर पुरस्कार था उसमें इन्होंने क्या किया था, इसमें इन्होंने शिरकत किया था या शामिल हुई थी ये भारत की तरफ से। अब देखिए और चीज क्या है, भारत इटली ये क्यों यात्रा पे है? क्योंकि इटली जो है भारत के संबंध की जो है 75 वर्ष पूरे हो चुके हैं, इसलिए। आगे है देखिए, इसमें ये है लेगाटम इंस्टीट्यूट द्वारा जारी जो है, ये आपका आंकड़ा जारी किया गया है जिसे हम कहते हैं लेगाटम समृद्धि सूचकांक, ठीक है। इसमें क्या है कि पहले नंबर तो पहले डेनमार्क है, ये जान लीजिए। और भारत की बात की जाए तो भारत क्या है? 103वें स्थान पे है, पहले पे डेनमार्क है, 103वें पे भारत है। इसमें लेगाटम समृद्धि सूचकांक में ये है क्या? ये एशिया प्रशांत क्षेत्र में भारत को क्या किया गया है? शामिल किया गया है इसमें देखते हुए। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक की बात करें तो इसमें जो है देखेंगे तो ये जारी करता है यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स, पहला चीज। दूसरा शीर्ष पे कौन है अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक जो है संपदा सूचकांक में? तो अमेरिका है। अब देख लेते हैं कि भारत हमारा है, तो भारत हमारा 42वें स्थान पे है। बस इतना आपको याद करना है, पूरा नहीं याद करना है। आगे देखिए, आगे दिया है भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में। भ्रष्टाचार में सबसे नंबर 1 पे कौन है? तो कहेंगे कि सर जो है अगर हम इसमें देखें तो भारत की स्थिति तो 50वीं है। भारत कौन है भ्रष्टाचार में? 50वें। लेकिन अगर सर्वाधिक भ्रष्टाचार में देखा जाए तो नंबर 1 पे सोमालिया है, ठीक है, और सबसे कम में डेनमार्क है, ये याद रखिएगा बस। अब देखिए वासेनार व्यवस्था का अध्यक्ष जो है भारत को चुना गया है, ठीक है। तो ये देखिए अध्यक्षता जो अगर आपसे पूछे कि वासेनार की अध्यक्षता किसे सौंपी गई है या कौन ग्रहण किया है, तो भारत। मानव स्वतंत्रता सूचकांक की बात की जाए, ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स की 2022 की, तो ये जारी करता है कैटो इंस्टीट्यूट वाशिंगटन का और फ्रेजर इंस्टीट्यूट जो है कनाडा का। अगर नंबर 1 की बात की जाए तो हमारा स्विट्जरलैंड है, ठीक है। और अगर हम भारत देश की बात करें तो इसमें जो है भारत देखेंगे तो इसमें व्यक्तिगत स्वतंत्रता में 116 नंबर पे है, आर्थिक स्वतंत्रता में 89 और मानव स्वतंत्रता के नंबर पे 112 ये पाया है। आगे देखिए क्या इंपॉर्टेंट है,
देखिए यहाँ पे है ईरान CSW से बाहर हो गया है। पूछेगा आपसे कि हाल ही में CSW से किस देश को बाहर कर दिया गया है, जो कि महिलाओं की स्थिति पर क्या करती है, एक रिपोर्ट जारी करती है, या महिलाओं के जो है लिए एक आयोग है। इसमें 45 देश जो है क्या है, शामिल है, और सदस्यों का कार्यकाल 4 वर्ष का होता है। तो ये सब इससे मतलब नहीं है, बस इतना ईरान नाम याद रखिए कि इसको जो है बाहर कर दिया गया है। टाइम पर्सन ऑफ द ईयर, देखिए इसमें टाइम ऑफ द पर्सन ईयर की बात करेंगे तो यूक्रेन की जो है भावना और यूक्रेन के राष्ट्रपति जो वोलोडिमिर जेलेस्की हैं, इनको टाइम पर्सन का जो है क्या मिला है, पुरस्कार मिला है, या फिर कह सकते हैं इसको टाइम पर्सन में इनको चुना गया है। ठीक है, और क्या है, अगर हम एंटरटेनर ऑफ द ईयर देखें तो एंटरटेनर ऑफ द ईयर कौन है बताइए, ये कोरियाई जो पॉप है, के पॉप बैड ब्लैक पिंक, इसको जो है एंटरटेनमेंट ऑफ द ईयर चुना गया है। और क्या है, एथलीट ऑफ द ईयर, जो एथलीट है हमारे एरोन जज, ये कहां के हैं, अमेरिका के बेसबॉल खिलाड़ी हैं, इनको एथलीट ऑफ द ईयर चुना गया है, एरोन जज को। ठीक है, विश्व प्रतिभा रैंकिंग की बात की जाए तो उसमें सबसे नंबर 1 पे देखेंगे तो स्विट्जरलैंड है, और भारत जो है 52वें नंबर पे है। बस इतना जानते रहिए। आगे क्या है, आगे है भारत GPAI का अध्यक्ष बना है। किसका बना है, GPAI का। इसका पहला अगर शिखर सम्मेलन की बात की जाए तो 2020 में कनाडा के मॉन्ट्रियल में हुआ था, और दूसरा कहां हुआ था, दूसरा शिखर सम्मेलन तो 2021 में हुआ था। ठीक है, पेरिस फ्रांस में। और ये देखिए 2022 में जो है तीसरा होगा टोक्यो जापान में, नवंबर में हुआ है। तो अब जो है इस GPAI का अध्यक्ष कौन बन गया है, भारत बन गया है। ठीक है, अब देखिए रूल ऑफ लॉ इंडेक्स, इसमें देखेंगे तो सबसे नंबर 1 पे कौन है, डेनमार्क है। ठीक है, और भारत जो है 77वें स्थान पे, ये याद रखिएगा। मैं इसके लिए देखेंगे तो आप बाद में हम एक वीडियो बना देंगे जिसमें केवल खाली छोटा छोटा पॉइंट रहेगा। वैश्विक भूख सूचकांक की बात की जाए तो इसमें जो है देखेंगे आप, इसमें कई पॉइंट को आधार बनाया गया है, बेस बनाया गया है। स्कोर की बात की जाए, सबसे अच्छा स्कोर 0 को माना जाता है, और सबसे खराब 100 को। इसमें 4 चीजों को शामिल किया है। तो बाल ठिगनापन, बालकों को जो ठगा जाता है, बाल मृत्यु दर, अल्प पोषण और बाल दुबलापन। अब इसमें बात की जाए अगर, तो इसमें देखेंगे तो एक पोषण नामक अभियान है। ठीक है, इसको जो है क्या कहते हैं, पोषण का फुल फॉर्म, तो प्राइम मिनिस्टर्स ओवर रीचिंग स्कीम फॉर होलिस्टिक न्यूट्रिशन। और ये लागू होता है या इसको लॉन्च किया जाता है राजस्थान में, जो है प्रधानमंत्री के द्वारा, झुंझुनू में। झुंझुनू कहां पड़ता है, राजस्थान में। तो इसमें भारत की स्थिति देखी जाए तो 107वां है, टोटल 121 देश इसमें शामिल हुए थे। तो याद रखिएगा, इसमें जो है भारत की रैंक जो है वो 107वीं है। अब देखिए क्यूएड वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग, इसमें ये क्यूएड वर्ल्ड यूनिवर्सिटी क्या करता है कि रैंक जारी करता है कि विश्व में कौन सी यूनिवर्सिटी नंबर 1 पे है। तो इसमें देखेंगे तो पहली बात तो ये कि भारत का कोई ऐसा तो है नहीं विश्वविद्यालय जो है रैंक में आए 1 2 3 में। लेकिन हाँ, इसमें है क्या कि भारत की जो है अगर देखा जाए तो इसमें 5 ऐसे हैं जिनको इसमें शामिल किया गया है। किनको किनको, एक तो भारत में अगर ही बात की जाए तो भारत में अगर नंबर 1 पे है तो भारतीय विज्ञान संस्थान है बेंगलुरु में, इसको 155वां रैंक मिला है। जो है IIT बॉम्बे को 172, IIT दिल्ली को 174, IIT मद्रास को 250, और IIT कानपुर को देखेंगे तो 264 रैंक हासिल हुआ है। जारी कौन करता है, मैंने पहले ही बताया, QS जारी करता है। ये 1900 उसका संस्करण है। अब इसमें देखिए, ये आप भारत की दृष्टि से जानेंगे, लेकिन इसमें विश्व में देखेंगे तो नंबर 1 पे कौन है, तो ये USA का है। कौन, मैसाचुसेट्स, ये याद रखिएगा, मैसाचुसेट्स। ये जो है प्रौद्योगिकी नंबर 1 पे है। कैम्ब्रिज ये यूके में पड़ता है, दूसरे नंबर पे है। स्टैनफोर्ड USA में पड़ता है, तीसरे नंबर पे है। ऑक्सफोर्ड आपका यूके में है, ये चौथे नंबर पे है। और हार्वर्ड जो है USA का 5वें नंबर पे है। और भारत की बात की जाए तो भारत के जो है 5 जो है आपके जो है विश्वविद्यालय, मैंने अभी आपको बताया, जो IT जो है आपके विद्यालय हैं, जिसमें भारतीय विज्ञान संस्थान है, उसके बाद IIT बॉम्बे है, IIT दिल्ली है, IIT मद्रास है, IIT कानपुर। ये आप इतना जानते रहिए। और देखिए इसमें क्या याद रखना है। अब नोबेल पुरस्कार आ गया। नोबेल पुरस्कार आपको पता ही है कि काफी फेवरेट क्वेश्चन रहा है एग्जामिनर का। तो नोबेल पुरस्कार अगर 2022 की बात की जाए तो सबसे बड़ी चीज है कि अर्थशास्त्र में किसको मिला नोबेल, तो कहेंगे कि सर अर्थशास्त्र में बैंकों और वित्तीय संकट पर शोध करने के लिए जो है इसमें मिला है 3 लोगों को। किसको किसको मिला है, एक तो बेन एस बर्नार्के को मिला है जो अमेरिकी हैं, एक डगलस डब्ल्यू को मिला है जो कि USA के हैं, और फिलिप H को मिला है जो कि USA के हैं। एक तो ये हो गए। दूसरा देखेंगे तो इसको जारी करने वाली जो संस्था है रॉयल स्वीडिश एकेडमी जो है ऑफ साइंस है, जो कि स्कॉटहोम या स्वीडन में पड़ता है। अगर चिकित्सा के क्षेत्र में बात करें नोबेल की, तो इसको कौन देता है, द नोबेल असेंबली एट कैरोलिस्टा इंस्टीट्यूट देता है स्वीडन की। और इसे पाए कौन है, स्वांते पाबो। चिकित्सा के क्षेत्र में कौन पाया है, स्वांते पाबो, स्वीडन के हैं। अब देखिए नोबेल पुरस्कार शांति का अगर बात की जाए तो इसको किसको मिला है, तो कहेंगे द नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी ओस्लो के द्वारा जो है इनको मिला है एलन बियालियास्की, जो बेलारूस के हैं। कहाँ के हैं, बेलारूस के हैं। तो थोड़ा सा हम बड़ा कर लेते हैं। कहाँ के हैं, बेलारूस के हैं। ठीक है,
और संगठन कौन सा है इनका, तो सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज, ये यूक्रेन का। आगे देखिए भौतिक के अगर नोबेल पुरस्कार की बात की जाए तो एलन एस्पेक्ट को मिला है। किसे मिला है, एलन एक्सपेक्ट को मिला है। और किसको मिला है, जॉन एफ क्लाजर को मिला है, एंटोन जिलिंगर को मिला है, ये याद रखिएगा। आगे चलते हैं, आगे है अगर साहित्य के क्षेत्र में बात की जाए तो साहित्य के क्षेत्र में देखिए नोबेल किसे मिला है, ये मिला है फ्रांसीसी लेखिका हैं, और ये काफी इंपॉर्टेंट भी बन जाती है क्योंकि फ्रांस की ये पहली महिला हैं लेखिका जिनको ऐसा पुरस्कार मिला है। फ्रांस में ऐसा पहली बार हुआ है किसी लेखिका को नोबेल मिला है जो है साहित्य का, तो वो है एनी आर्नो, एनी आर्नो। आगे क्या है देखिए, रसायन के क्षेत्र में बात की जाए तो इसको जो है इस पुरस्कार को मिला है 3 लोगों को, कैरोलिनिस आर को मिला है जो कि बर्टोजी अमेरिका के हैं, मॉर्टेन मेडल को मिला है डेनमार्क के जो हैं, के बैरी सार्पलेस को मिला है जो अमेरिका के हैं। 3 लोगों को जो है रसायन का जो है क्या मिला है, नोबेल मिला है। आगे देखिए म्यांमार को काली सूची में शामिल कर दिया गया है FATF के, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा किसको काली सूची में शामिल किया गया है, तो FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स इसका फुल फॉर्म है, ठीक है, ये याद रखिएगा। हाल ही में किस देश को FATF की काली सूची में रख दिया गया है, तो बताएंगे म्यांमार को। आगे देखिए आगे क्वेश्चन क्या बन सकते हैं, आगे क्वेश्चन नेपाल से है। नेपाल में आप देखेंगे 2022 में तो पुष्प कमल जो है दहल प्रचंड के द्वारा जो है प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली गई थी। और मलेशिया में देखेंगे तो मलेशिया में अनवर इब्राहिम 10वीं बार प्रधानमंत्री बनते हैं मलेशिया के, ठीक है, 10वें प्रधानमंत्री कौन बनते हैं, तो आपको याद हो अनवर इब्राहिम। आगे देखिए वैश्विक नवाचार सूचकांक की बात है, तो अगर वैश्विक नवाचार सूचकांक की बात की जाए तो इसमें आपको क्या रखना है कि इसमें जो है ये तो पहली बात 15वां संस्करण है, ये आपको याद नहीं रखना, बस याद रखना पहले नंबर पे स्विट्जरलैंड है और भारत की बात की जाए तो ये 40वें नंबर पे है। वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत किस नंबर पे है, तो कहेंगे कि सर भारत जो है 40वें नंबर पे है। अगर वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक की बात करें कि जो विश्व में खाद्य सुरक्षा, जो खाने का सामान गेहूं चावल धान ये सब है, इसको रखने में नंबर 1 पे कौन है, तो कहेंगे सर फिनलैंड है। और भारत किस स्थान पे है, तो कहेंगे 68वें स्थान, 68, ठीक है। और क्या चीजें हैं देखिए आगे, अब देखिए ये इंपॉर्टेंट है, भारत अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण हेतु अंतर सरकारी समिति में चयनित हो गया है। अब देखिए अमूर्त और मूर्त 2 चीजें होती हैं। मूर्त होता है जो कि आपको दिखाई दे, अमूर्त होता है जो ना दिखाई दे। जैसे आपका रहन सहन, माँ बाप जो संस्कार सिखाते हैं किसी के सामने बोलने का, जो बाप दादा से परंपरा चली आई है, या कुछ व्यक्ति होते हैं कि अपने मान सम्मान कुल का रखते हैं, जो है वो अपनी बातों को अमल करते हैं। जैसे कहा गया है रघुपुर है ना कि रघुकुल रीत सदा चली आई, जान जाई पर वचन न जाई, तो ये जो कुल की परंपरा है उसको बोलते हैं संस्कृति, रीति रिवाज, ये अमूर्त में आता है। तो अमूर्त में देखेंगे तो पहली बात कि यूनेस्को का जो मुख्यालय पेरिस में है वो अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण हेतु क्या करता है, ये 9वां सत्र आयोजित करता है। और इसमें आप देखेंगे तो भारत के कितने लोगों को जो है शामिल किया गया है, तो यहाँ देखिए 10 जो है लगभग 12, देखिए इतने लोगों को शामिल किया गया है किसमें, अमूर्त सांस्कृतिक परंपरा में। एक तो पहली बार रामलीला को, इसमें रामलीला में कुल 14 हैं, तो इसमें रामलीला पहले नंबर पर रामलीला है, देखिए शामिल 2008 में किया गया था अमूर्त धरोहर की सूची में। दूसरे नंबर की बात की जाए तो जो वैदिक मंत्रोच्चार हमारे यहाँ होता है, ठीक है, 2008 में इसको भी। और कालबेलिया जो राजस्थान का लोकगीत है इसको 2010 में शामिल किया गया था। योग 2016 में। और क्या है, तो कहेंगे कि सर छऊ नृत्य है, छऊ कहाँ का है, झारखंड उड़ीसा पश्चिम बंगाल में प्रचलित है, इसको 2010 में जो है शामिल किया गया था अमूर्त में, इसके द्वारा, यूनेस्को के द्वारा। फिर है नवरोज, ये जो है 2016 में। फिर है कुटियत्तम संस्कृत नाट्यकला, कुटियत्तम संस्कृत नाट्यकला, ये 2008 में। लद्दाख का बौद्ध मंत्रोच्चार, इसको 2012 में। कुंभ मेले को जो है 2017 में, देखिए इंपॉर्टेंट यूपी स्पेशल की दृष्टि से बन सकता है, तो ये याद रखिएगा कि 2017 में जो है शामिल किया गया था। और क्या चीजें हैं इसको हम थोड़ा सा सही कर लें, एक सेकंड रुकिए बस। चलिए चलते हैं, देखिए इसमें है कोलकाता की दुर्गा पूजा को 2021 में, दुर्गा पूजा को 2021 में। और संकीर्तन जो मणिपुर का जो है अनुष्ठानिक गायन है, इसको 2013 में, ये याद रखिएगा। और ये रम्मन, गढ़वाल हिमालय का धार्मिक उत्सव है रम्मन, ये 2009 में। बस नाम एक बार याद रहे, बस कहीं उसमें ऑप्शन में टिक करना है आपको। ये देखिए मुडियट्टू है, ये केरल का है अनुष्ठान रंगमंच 2010 में। पंजाब के जंडियाल गुरु के ठठेरों द्वारा पारंपरिक जो पीतल और तांबे से बनाए जाने वाले बर्तन हैं, इनकी जो कलाकारी है इनको 2014 में शामिल किया गया है, ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। आगे देखिए संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन आयोजन पूछे तो मॉन्ट्रियल कनाडा में हुआ था, बस इतना याद रखिएगा। COP15 का, संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन को ही COP15 कहते हैं। आगे देखिए अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो दिया है यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज। अब देखिए ग्लोबल माने होता है अंतरराष्ट्रीय लेवल पे सीखने में 3 भारतीय शहर को शामिल किया गया है, और वो तीनों देखेंगे तो केरल का ही है।
कौन कौन सा है तो उसका नाम याद रखेंगे। एक तो 3 भारतीय शहर कौन कौन से हैं, नीलांबूर है, त्रिशूर है और वारंगल है। वारंगल तेलंगाना में पड़ता है, नीलांबूर और त्रिशूर क्या है, केरल में है। तो ये याद रखिएगा, बाकी चीजें आपकी स्क्रीन पे हैं। वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे अगर रैंकिंग की बात की जाए तो भारत जो है 135वें नंबर पे है। किस पे है, 135वें नंबर पे। और आपको क्या चीजें ध्यान देनी है, इसमें देखा जाए वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट में, तो इसमें मैंने पहले ही बताया जब शुरुआत में ही कि भारत को जो है पहला दिखाया गया, विश्व में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला अगर कोई देश है तो वो कौन है, भारत है। ठीक है, आगे देखिए, इसमें है आपको ये चीज ध्यान देना है, वैश्विक शांति सूचकांक, विश्व शांति के इंडेक्स में शांति में सबसे शांत देश कौन है, सबसे अशांत कौन है, भारत किस स्थिति में है, किस पोजीशन में है। तो सबसे शांत है आइसलैंड और सबसे ज्यादा डिस्टर्ब है कौन, इसमें देखेंगे तो है आपका अफगानिस्तान। अफगानिस्तान है। और भारत जो है 135वें नंबर पे है, इतना भी याद रखिएगा। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक की बात करें तो इसमें भारत का सबसे खराब प्रदर्शन है, सबसे नंबर 1 पे है डेनमार्क। अच्छी बात करें, डेनमार्क है। ठीक है, और अगर हम भारत की बात करेंगे तो भारत अंतिम जो है 5 देश में क्या है, शामिल है, जो जिसमें सबसे लास्ट में किसका नंबर है, नीचे से टॉप किया है भारत 180वें नंबर में, सबसे खराब स्थिति है। ठीक है, अब देखिए और क्या याद रखना है, IMSD जो है देखिए विश्व प्रतिस्पर्धक रैंकिंग है, ये जारी करता है। इसमें क्या है कि इसमें अगर आप देखेंगे तो इसमें सीड्स अगर 5 देशों की बात की जाए तो सबसे नंबर 1 पे कौन है, डेनमार्क, याद रखिएगा। और डेनमार्क के साथ साथ भारत का कौन सा स्थान है, 37वां, मैंने पहले कौन पे स्थान पे है, और भारत की क्या पोजीशन है WCR के मामले में 2022 आप जानते रहिए। वैश्विक अल्पसंख्यक रिपोर्ट, अल्पसंख्यक मतलब होता है जो जाति होती, धर्म होता है, कम लोग हों, तो उसे जारी तो करता है सेंटर फॉर पॉलिसी एनालिसिस शोध संस्थान। और इसमें कहा गया है कि पहली बार ये रिपोर्ट जारी किया है और बताया है कि भारत जो है अल्पसंख्यकों के लिए जो है सबसे अच्छा क्या है, देश है, सबसे अच्छा देश है रहने के लिए। ठीक है, आगे देखिए, तो देखिए दिया है ना, रैंक पहले नंबर पे है, इसी में तो नंबर 1 पे है। वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स, देने के मामले में, देने के मामले में, चैरिटी इन सब के मामले में सबसे नंबर 1 पे है इंडोनेशिया। और भारत किस नंबर पे है, तो भारत 57 नंबर पे, 57। सतत विकास रिपोर्ट की बात की जाए तो सतत विकास रिपोर्ट में भारत का जो स्थिति है वो 121वें स्थान पे, सतत विकास रिपोर्ट के हिसाब से भारत 121वें स्थान पे है। और अगर प्रथम में बात की जाए तो फिनलैंड है, कौन है, फिनलैंड, जिसे झीलों का देश कहते हैं। वायस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट, तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो है मेजबानी करेगा भारत, कौन करेगा, मेजबानी। और ये किसको, जो विश्व के दक्षिण देशों के साथ जो है ये एक तरह से एकजुट करना इसका उद्देश्य है, क्योंकि इसका विषय ही है आवाज की एकता, उद्देश्य की एकता। तो याद रखेंगे वायस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट कौन अध्यक्षता करेगा, कौन मेजबानी करेगा, तो भारत करेगा। G20 मैंने पहले बताया कि भारत कर रहा है। आपसे पिछला भी पूछ सकता है, इस समय का कौन सा है ये भी पूछ सकता है। तो याद रखिएगा कि जो 2022 में हुआ था G20 वो बाली इंडोनेशिया में हुआ था, इंडोनेशिया से भारत जो है अध्यक्षता लिया है। ठीक है, तो ये याद रखेंगे आप। आगे देखिए क्या है, आगे भी डिटेल में आएगा। देखिए यह है 18वां, इंडोनेशिया में जो हुआ था 17वां था, ये है 18वां जो हमारे यहाँ आयोजित हो रहा है, जिसकी मेजबानी भारत कर रहा है। इसमें देखिए अलग अलग देशों के अतिथियों को बुलाया गया, जैसे नीदरलैंड है, मॉरिशस है, आपका मिस्र है, बांग्लादेश है, स्पेन है, सिंगापुर है, ओमान है, नाइजीरिया है, UAE है। ठीक है, आयोजन कब से कब तक है, तो 9 से 10 सितंबर 2023 से इसका आयोजन कहाँ होगा, नई दिल्ली में। ये जगह याद रखिएगा। नई लोगो क्या है, तो ये है राष्ट्रीय ध्वज, ये जीवंत रंगों से प्रेरित। और देखिए इसका वाक्य पूछेगा आपसे, थीम कई जगह होर्डिंग पे आप देखे भी होंगे, वसुधैव कुटुंबकम या एक पृथ्वी एक कुटुंब एक भविष्य, ये लिखा देखे होंगे। देखिए I2U2, I2 माने होता है आई 2 बार, U 2 बार, तो 2 I का मतलब होता है इंडिया इजराइल, और 2 U का मतलब होता है USA और UAE। ये इन जो है चारों के मध्य क्या होता है, एक तरह से ये चारों देशों का ग्रुप है जिसे I2U2 कहते हैं। ठीक है, अब इसमें है क्या, आगे देखेंगे जब 14वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन चीन करेगा। ठीक है, कौन सा, 14वां, इसकी मेजबानी। और इसमें जानते हैं चीन में राष्ट्रपति शी जिनपिंग है, वही करेंगे इसमें। 15वें की बात की जाए तो 15वां आपका दक्षिण अफ्रीका में होगा। 15वां कहाँ होगा, दक्षिण अफ्रीका में। आगे है प्रथम भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन, भारत और मध्य एशिया के बीच पहली बार ऐसा हुआ है कि शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ है। तो आयोजन का मेजबानी कौन किया है, तो भारत किया है। कौन किया है, भारत, ये याद रखिएगा। सम्मेलन का आयोजन देखिए यहाँ पे दिया है, भारत और मध्य एशियाई देशों के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना के 30वीं वर्षगांठ के अवसर पर 30 साल पूरे होने पर किया गया है। नाटो शिखर सम्मेलन की बात की जाए तो ये 2023 में कहा, विलियन लिथुआनिया में। 32वां मैड्रिड स्पेन में हुआ था, जबकि 33वां विलियस में। 40वां और 41वां आसियान सम्मेलन की बात करें तो ये कंबोडिया में। ठीक है, कहाँ पे, कंबोडिया में।
ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की बात की जाए 14वां चीन में हुआ था 2022 में, 15वां कहां पे, ये अगस्त 2023 में होगा दक्षिण अफ्रीका में। आगे देखिए दिया है स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड। ये स्काई ट्रैक का मतलब होता है ट्रैक्स का, जो हवा में उड़ने वाले जो हमारे हवाई जहाज होते हैं उसमें बेहतरीन सेवा प्रदान करने में नंबर 1 पे कौन है, तो ये कतर का जो है हमद अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है, हमद। और दूसरे नंबर पर टोक्यो का है अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कि हनेडा जापान में पड़ता है। तब तीसरे नंबर पर सिंगापुर का है। लेकिन भारत की बात की जाए तो भारत में सबसे नंबर 1 पे है इस समय 37वें स्थान पे इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कि दिल्ली में पड़ता है। फिर आपका है कैंपगोड़ा अंतरराष्ट्रीय जो है हवाई अड्डा, जो कि कहां पड़ता है, बेंगलुरु में। फिर उसके बाद है राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि हैदराबाद में है। और 65वां है छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल जो है एयरपोर्ट, मुंबई में। ये 4 उसमें शामिल है। ठीक है, आगे देखिए ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र। सबसे बड़ी चीज की ब्लू फ्लैग जो प्रमाण पत्र है ये पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, और इसमें भारत के 12 समुद्री तटों को ब्लू फ्लैग से क्या किया है, प्रमाणित किया गया है। ये आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, इसको आपको याद करने की जरूरत नहीं है। भारत बांग्लादेश की बात की जाए तो ये देखिए काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें मैत्री ऊर्जा संयंत्र का जो है स्थापना हुआ है, कहां पे हुआ है, तो ये रामपाल खुलना बांग्लादेश में हुआ है। ठीक है, ये प्रथम यूनिट का जो है इसको इनॉग्रेशन हुआ था भारत एवं बांग्लादेश के प्रधानमंत्रियों के द्वारा 2022 में। और इसी का देखेंगे तो भारत बांग्लादेश में जो मैत्री पाइपलाइन है इसका उद्घाटन भी जो है प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा हुआ था। और शेख हसीना उस समय जो है क्या थी, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री, उनके साथ, जो कि 131.57 किलोमीटर लंबा था। और ये पहली सीमा पार क्या है, ऊर्जा पाइपलाइन। आगे है 4 अप्रैल 2023 फिनलैंड नाटो का 31वां देश बना। आपसे पूछ सकता है कि हाल ही में नाटो का सबसे लेटेस्ट कौन सदस्य है, तो याद रखेंगे फिनलैंड। कौन है, फिनलैंड। आगे देखिए क्या है 12वां फोर्ब्स इंडिया लीडरशिप अवार्ड। तो ये एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड अभय सोई जेन नेक्स्ट एंटरप्रेन्योर अवार्ड ईसा अंबानी को, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड अनिल मणिभाई नाइक को मिला है, जो तीनों है। ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स की बात करी जाए तो आतंकवादी घटनाओं को खिलाफ जो है जवाबी कार्रवाई के लिए जो है गठित किया गया है। इसमें जो है भारत, बांग्लादेश, इजिप्ट, फ्रांस, मोरक्को और नेपाल से क्या है, सह अध्यक्ष हैं। एग्रीकल्चर इनोवेशन मिशन फॉर क्लाइमेट, इसकी बात की जाए तो इसमें भारत को शामिल किया गया है और ये 47वां सदस्य जो है इसमें भारत है। और आगे देखिए क्या है शांति निर्माण आयोग, तो इससे आपको मतलब है नहीं। हाँ, ये जानते रहिए कि भारत द्वारा इंडोनेशिया से G20 की अध्यक्षता ग्रहण की गई, जो हमने अभी बताया था आपको। इस समय दिल्ली में आयोजन हो रहा है। सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड किसको मिला है, शक्तिकांत दास को, गवर्नर ऑफ द ईयर। गवर्नर ऑफ द ईयर किसे मिला है, शक्तिकांत दास को मिला है। ऑपरेशन जो है कावेरी सबसे इंपॉर्टेंट था। जब सूडान में गृह युद्ध चल रहा था तो वहां से भारतीयों को निकालने के लिए कौन सा युद्ध हुआ, ये आपका जो है ऑपरेशन हुआ था, तो ऑपरेशन कावेरी याद रखेंगे। इसमें कौन कौन से शामिल थे, तो C-130J विमान शामिल थे, INS सुमेधा था और INS तेगा। देखिए राष्ट्रपति में जो है चुनाव हाल ही में नाइजीरिया में संपन्न हुआ है, जिसमें राष्ट्रपति कौन चुने गए हैं, बोला अहमद अदेकुनले टिनुबू, ये। ठीक है, आगे क्या है मैनुएला रोका बोटे, ये क्या है, ये इक्वेटोरियल गिनी की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन है, नियुक्त हुई है, नाम भी अटपटा है, मैनुएला रोका बोटे। वियतनाम का जिक्र क्यों है, क्योंकि यहाँ पे भी नए राष्ट्रपति बने हैं। ठीक है, कौन, वो वैन थुओंग। नेपाल में देखी जाए तो नेपाल में पुष्प कमल दल प्रचंड द्वारा प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिया गया था, मैंने पहले भी बताया। ठीक है, और रामचंद्र पौडेल द्वारा राष्ट्रपति की पद की क्या हुई है, शपथ ली गई है। राम सहाय प्रसाद यादव वहां के क्या है, उपराष्ट्रपति। ठीक है, राम सहाय प्रसाद। इजराइल क्यों चर्चा में है, इजराइल में फिर से देखिए बेंजामिन नेतन्याहू का जो है सरकार बना है, तो इसलिए चर्चा में है। ऋषि सुनक जो कि भारतीय मूल के कहे जाते हैं, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के रूप में इन्होंने पदभार संभाला है 2022 में। ठीक है, तो मलेशिया की बात की जाए तो मलेशिया में देखेंगे तो मलेशिया के 10वें प्रधानमंत्री के रूप में अनवर इब्राहिम अपना पद क्या है, ग्रहण किए हैं। संयुक्त राष्ट्र वर्ष की बात की जाए तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय ईयर ऑफ मिलेट 2023 जो है ये अंतर्राष्ट्रीय जो है मोटा अनाज के रूप में मनाने की घोषणा की गई थी, तो ये आप जानते रहिए। ठीक है, आगे क्या है इंपॉर्टेंट, आगे देख लेते हैं एग्जाम की दृष्टि से। तो यही है, इतना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसके आगे है नहीं। तो ये थे पूरे इंटरनेशनल जो है करंट अफेयर। आई होप आपको चीजें पसंद आई होंगी। देखिए करंट अफेयर ऐसा सब्जेक्ट है, थोड़ा सा बोर लग सकता है, लेकिन आप 1-2 बार 3 बार वीडियो को देखेंगे और चीजें पॉइंट आउट करेंगे तो देखेंगे कि आपके दिमाग में वो चीजें बैठ जाएंगी और क्वेश्चन आप एग्जाम में गलत नहीं करेंगे करंट अफेयर से। तो आपसे रिक्वेस्ट है, अगर कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मिलेंगे नए वीडियो में। अगर आपको अच्छा लगे वीडियो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए